हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपको जैसा कि पता है हम लोग यहाँ पे एलटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और हमारा जो टीजीटी पीजीटी का भी सिलेबस है सेम ही मिलता जुलता है। तो इससे आपकी टीजीटी पीजीटी की भी प्रिपरेशन हो जाएगी और एलटी की भी हो जाएगी और नेट का भी इससे क्वेश्चन नेट लेवल के भी क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डीपली स्टडी कर रहे हैं। जो भी टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं उसको डीपली पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। तो होप आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं और अगर पहली बार मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता ही है और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने पिछले उसमें हम लोगों ने थ्योरीज पढ़ी हैं, अल्पोर्ट की थ्योरी, गाल्टन की थ्योरी, पर्सनालिटी क्या है, इन सब के बारे में डिस्कशन किया है। आज हम लोग जो है पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी पर्सनालिटी इन्वेंट्री है क्या, किसने दिया है और कब इसका इन्वेंशन किया गया है। तो इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन जनरली बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है, जैसे कि हमारा MMPI क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कब बना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और जो क्वेश्चन होते हैं जनरली पूछते हैं इसमें कि इस फुल फॉर्म क्या है और किस सन में बना है। इतना ही आता है। नेट लेवल में शायद पूछ सकते हैं कि आपने इसको और किस नाम से जाना जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ पर्सनालिटी इन्वेंट्री की। हमारी जो पर्सनालिटी इन्वेंट्री है क्या, तो जो ये हमारी पर्सनालिटी इन्वेंट्री है वो क्या होता है कि एक व्यक्तित्व का परीक्षण करना। किसका व्यक्तित्व का परीक्षण करना, किसी के भी व्यक्तित्व का परीक्षण कैसे कर सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, व्यक्ति का निर्माण कैसे किया गया है, इसका अध्ययन, इसकी स्टडी करने की जो प्रोसेस होती है, जो मेथड होता है, उसको हम लोग पर्सनालिटी इन्वेंट्री कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग एक पर्सन के एटीट्यूड को भी इसमें स्टडी कर सकते हैं, इसके बिहेवियर को भी कर सकते हैं स्टडी। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं एक क्वेश्चनायर होता है, क्वेश्चंस होते हैं, उसको सॉल्व करा के या सॉल्व कराते हैं, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं उसके थ्रू उसका अध्ययन करते हैं कि कैसा है, क्या सोचता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा और जानते हैं कि हमारा जो पर्सनालिटी इन्वेंट्री है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको आप नोट कर लीजिएगा। सिंपल लैंग्वेज कह सकते हैं पर्सनालिटी इन्वेंट्री क्या है, व्यक्तित्व परीक्षण की एक विधि है पर्सनालिटी इन्वेंट्री। ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा आता है सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री किसे कहते हैं। ठीक है। तो जो ये हमारी पर्सनालिटी इन्वेंट्री है, तो पर्सनालिटी इन्वेंट्री को हम लोग सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्सनालिटी इन्वेंट्री को हम लोग सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री भी कहते हैं। अब इसको 1918 में यानी 1918 में हमारे वुड्सवर्थ ने पर्सनल डेटा सीट सबसे पहले जो है पर्सनालिटी इन्वेंट्री बनाई थी, जिसके अंदर इन्होंने 160 स्टेटमेंट दिए थे। याद रखिएगा, वुड्सवर्थ ने पर्सनल डेटा सीट सर्वप्रथम बनाई थी। सबसे पहले कब बनाई थी, 1918 में बनाई थी। इसमें कितने स्टेटमेंट थे, उसमें 116 यानी 116 स्टेटमेंट थे। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हमारी पर्सनालिटीज इन्वेंट्री। जैसा कि मैंने बताया इसमें क्वेश्चनायर वगैरह होते हैं। इसका आंसर हम लोग क्या करते हैं कि यस या नो में दे सकते हैं। इसका जो रेंज होता है बहुत ही वाइड होता है और इसमें जो यूज़ ऑफ एसेस होते हैं, जो सिलेक्टेड क्या होती है पर्सनालिटीज ट्रेट होती हैं वैसे होते हैं, और इसमें हम लोग ट्रू फॉल्स है, एग्री डिसएग्री है, इस टाइप के क्वेश्चन करवा सकते हैं। तो हम लोग को मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं पर्सनालिटी इन्वेंट्री में। क्वेश्चनायर एक तरफ से कर सकते हैं, क्वेश्चनायर होते हैं। अब इसके मेथड क्या होते हैं ये देख लेते हैं। मेथड इसमें जो दोस्तों होते हैं वो मेथड जो होता है वो होता है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव होते हैं। 3 टाइप के होते हैं, याद रखिएगा कौन कौन से, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव होते हैं। अब जो ये प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल में क्या यूज करते हैं, इसमें हम लोग गाइस यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्टिव्स होते हैं और डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स का यूज करते हैं। ठीक है। ये मेथड याद रखिएगा, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव होते हैं। और जो ये सब्जेक्टिव जो ये पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज होती हैं, ठीक है, अभी हमने मेथड की बात करी। अब हम लोग बात करते हैं पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज के बारे में। जैसे कि अभी हमने बताया सेल्फ रिपोर्ट, पर्सनालिटी इन्वेंट्री को हम लोग सेल्फ रिपोर्ट भी बोलते हैं। तो ये जो सेल्फ रिपोर्ट और प्रोजेक्टिव जो टेक्निक है, इसके अंदर क्या क्या आता है, तो जो ये सेल्फ रिपोर्ट है इसके अंदर हमारा MMPI, CPI, MBTI, HPI, NEO और जो ये हमारा प्रोजेक्टिव टेक्निक होता है, इसके अंतर्गत हम लोग टेट थ्योरी है, RIT रीड थ्योरी है, ये सारी चीज़ें आती है। अब जो हम लोग आज पढ़ेंगे, जो हमारे सबसे ज़्यादा सिलेबस में एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है जनरली MMPI के बारे में पूछा जाता है, CPI के बारे में पूछा जाता है और 1-2 चीज़ें और उनके बारे में पूछा जाता है। जितना भी इंपॉर्टेंट उतना ही डिस्कशन करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। हम लोग को स्मार्ट स्टडी करना है। क्या करना है, हार्ड नहीं स्मार्ट स्टडी करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड है और अपन को पूरा पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम का लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है, हाई हो रहा है।
तो जैसा कि आपने देखा, पर्सनालिटी इन्वेंट्री को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ रिपोर्ट कहते हैं। सबसे पहले 1918 में वुड्सवर्थ ने इसमें बनाया था और इन्होंने क्या किया था, 116 स्टेटमेंट दिए थे, ठीक है। अब सेल्फ क्वेश्चन आ सकता है, MMPI कौन सी किसके अंतर्गत आता था, प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंदर आता है या सेल्फ रिपोर्ट के अंदर आता है। तो याद रखिएगा, MMPI, CPI, MBTI ये सारी चीज़ें हमारी सेल्फ रिपोर्ट के अंदर आती हैं, ठीक। अब आगे बात करते हैं हमारा जो, जैसा कि मैंने बताया कि मतलब कौन कौन सी टेक्निक होती है वो दिया हुआ है। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या आता है आप देख सकते हैं, MMPI 1, MMPI 2। MMPI 1 और 2 क्या है, इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहे या नोट्स बना लीजिए। दूसरा हमारा सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति का इंटरव्यू ले सकते हैं, सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट कर सकते हैं। और प्रोजेक्टिव में क्या कहते हैं, इसमें हम लोग जो होते हैं इंक ब्लॉक टेस्ट आता है और सारी चीज़ें आती हैं, इनके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो मेन मेथड ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट के हैं वो क्या है, प्रोजेक्टिव टेस्ट है और सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट है, ठीक है। मेन अगर आता है कि मेन मेथड क्या है तो वो प्रोजेक्टिव टेस्ट है और सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट है। अब ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या इसके अंतर्गत आता है। तो आगे बात करते हैं, सबसे पहले हमारा जो है MMPI, ठीक है। MMPI है क्या, तो जैसे कहते हैं MMPI के बारे में। MMPI जिसका फुल फॉर्म होता है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, जिसको कि 1940 में 1940 में हथावे और मैकेनले ने बनाया था। इसका जो 1989 में क्या हुआ था, रिवाइज्ड वर्जन आया था, जिसको हम लोग MMPI 2 के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये क्या था, इसमें क्या था, पर्सनालिटी से जुड़ी हुई जो क्वेश्चन प्रश्नावली थी, जिसमें हम लोग साइकोमेट्रिक्स भी बोलते हैं, साइकोमेट्रिक्स होता था इसमें। तो अब MMPI 1 क्या है, जैसे कि यहाँ पे MMPI के आगे 143 दिया हुआ है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं पे आपको 1940 और कहीं कहीं पे 1943 मिलेगा। तो ऑप्शन के तहत आप टिक कर दीजिएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में 90-40 दिया है तो 90-40 करिएगा, अगर 40 नहीं दिया है, 43 दिया है तो 90-43 भी कर सकते हैं। तो MMPI का फुल फॉर्म याद रखिए, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है MMPI का फुल फॉर्म क्या है। तो MMPI का फुल फॉर्म है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी। स्पेलिंग नोट करना चाहे तो लिख सकते हैं MINNESOTA, मिनेसोटा मल्टीफेजिक MULTIPHASIC पर्सनालिटी इन्वेंट्री। इसका फुल फॉर्म है। MMPI 1 को 1940 में बनाया गया था, 1940 में, या कहीं कहीं 1943 भी मिलता है, तो ऑप्शन के हिसाब से कर लीजिएगा। MMPI जो 2 है वो हमारे MMPI 1 का रिवाइज्ड वर्जन है, जो कि 1989 में बनाया गया था। कहते हैं ये हमारा जो क्या है, ये जो MMPI है ये सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनायर है। इसको हथावे और मैकेनले ने बनाया था। कहाँ बनाया था, एट यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। सो मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के पास इसका क्या है, कॉपीराइट है। मिनेसोटा जो है यूनिवर्सिटी का नाम था, उसके पास इसका कॉपीराइट है। अगर किसी भी पर्सन को इसका यूज़ करना है तो उसे क्या करना होगा, इससे परमिशन लेना पड़ता है। दिस इज़ द सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनायर। ये जो है तो साइकोमेट्रिक टेस्ट है या फिर कह सकते हैं सेल्फ टेस्ट है। इसमें जो होता है ट्रू एंड फॉल्स का जो होते हैं क्वेश्चंस होते हैं, और ये काफ़ी लेंदी होता है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिनको टिक करना होता है। तो MMPI इज़ यूज्ड टू डायग्नोज मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। इसके कई सारे वर्जन हैं। जैसे कि इसका जो पहला वर्जन है MMPI है, जो कि आपको बताया 1940 या 1943 में बनाया गया था। दूसरा MMPI 2 है, जिसको क्या कह सकते हैं 1989 में बनाया गया था। तो इस 1989 में MMPI 2 ये रिवाइज्ड वर्जन था। फिर इसका जो है 1992 में MMPI A, यानी कि जो A है एडोलसेंस के लिए बनाया गया था। फिर 2008 में MMPI 2RF बनाया गया था। अब 2RF क्या है, MMPI जो 2RF है वो MMPI जो 2 का क्या है, शॉर्ट वर्जन है। किसका, MMPI 2 का शॉर्ट वर्जन है। जो सेकंड आया था ना MMPI 1 के बाद जो MMPI 2 आया था 1989 में, तो उसका क्या है, शॉर्ट वर्जन है ये। और जो 2016 में MMPI ARF है, तो ARF क्या है, MMPI ARF जो है MMPI A जो एडोलसेंस के लिए था, इसका शॉर्ट वर्जन है, ठीक है। अब MMPI 2 में क्या था कि 567 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कितने क्वेश्चन होते हैं, तो MMPI जो 2 है उसमें 567 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन होते हैं, जिसको सॉल्व करने में अप्रॉक्स 35 to 50 मिनट का समय लग जाता है। और MMPI A जो है, MMPI A में क्या होता है कि 478 स्टेटमेंट या आइटम्स होते हैं,
जो MMPI-A है इसमें 478 आइटम्स होते हैं जो एडोलसेंस के लिए होता है। एंड 2RF जो होता है वो MMPI-A-RF है, इसमें हमारे 241 आइटम्स होते हैं और इसको करने में अप्रोक्स 25 to 45 मिनट लगते हैं। तो समझ गए होंगे आप लोग MMPI का जो पहला 1940 में इसको क्या हुआ था, 1940 में इसका गठन हुआ था या बनाया गया था, जो कि हमारा इसका जो रिवाइज वर्जन है 1989 में MMPI-2 आया था। और MMPI-2 में हमारे कितने स्टेटमेंट हैं, MMPI-2 में हमारे 567 स्टेटमेंट है जिसमें ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं और जिसको सॉल्व करने में हमारे 35 to 50 मिनट का समय लग जाता है। और जो MMPI-2 और MMPI-2-RF है वो 18 ईयर्स के लिए होता है और MMPI-A में 478 स्टेटमेंट है। MMPI-A में 478 आइटम्स हैं जो एडोलसेंस के लिए होता है। एंड 2RF में क्या है, MMPI-2-A-RF में 241 आइटम्स है, इसको करने में अप्रॉक्स 25 to 45 मिनट लग जाता है। और इसमें दोस्तों कुछ मेजर कैटेगरीज हैं जो कि एबनॉर्मल जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उनमें ये स्केल्स होती हैं जिनको 9 स्केल मेजर एक्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, T स्केल मेजर मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी बोलते हैं। अब ये क्या है, ये आप देख सकते हैं जो हमारी क्लिनिकल स्केल है जिनको 9 स्केल बोलते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी एग्जाम में नेट वगैरह में इसको सीक्वेंस वाइज लगाने के लिए आ जाता है कि इसको सीक्वेंस वाइज लगाइए, ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको बताना होता है। तो ये क्या होते हैं, जो ये एबनॉर्मल जो ह्यूमन होते हैं उनके जो बिहेवियर होते हैं उनकी 9 स्केल मेजर करते हैं एक्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। ओके, तो ये 9 स्केल कौन कौन से हैं, जो हमारी जो कैटेगरीज जो 10 मेजर कैटेगरीज हैं एबनॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर के, उनको जो होती मेजर करती हैं। तो ये 9 स्केल हैं। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि ये जो 9 स्केल हैं इनको सीक्वेंस वाइज लगाने के लिए आ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्या क्या आता है इसको देख सकते हैं, जैसे कि हाइपोकॉन्ड्रिया, डिप्रेशन, हिस्टीरिया, साइकोपैथिक, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं जिसको आप देख सकते हैं क्या क्या है। तो हम जो हमारा MMPI के बारे में बात किया, हम लोगों ने MMPI-1, MMPI-2 और इसके जो वर्जन, बहुत सारे वर्जन है उनके बारे में बात किया। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है जो कि हमारे इंपॉर्टेंट है, CPI का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों CPI का फुल फॉर्म है कैलिफोर्निया पर्सनालिटी इन्वेंट्री, जिसको 1957 में हैरिसन गू ने बनाया था। इसमें 434 स्टेटमेंट है और इसको हम लोग अदर नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग CPI 434 कह सकते हैं। ठीक है, जिसको कि क्या हुआ था कि आप जैसे इंपॉर्टेंट है, CPI का फुल फॉर्म कैलिफोर्निया पर्सनालिटी इन्वेंट्री है, 1957 में हैरिसन गू ने बनाया था। इसको कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री भी कहा जाता है। इसमें 434 स्टेटमेंट है, इसलिए इसको CPI 434 के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा है हमारा BAI का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है बेल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री, जो कि 1934 में गू एम वेल ने बनाया था। इसमें जो हुआ है उन्होंने 6 एरियाज तो कवर किए थे, जिसमें क्या होता था, एक व्यक्ति एडजस्टमेंट किया था, जिसको एडजस्टमेंट जो करना था किसमें करना था, घरेलू जो एडजस्टमेंट थे वो घरेलू थे। इसमें इन्होंने 140 स्टेटमेंट रखे थे। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म याद रखिएगा, किस सन में हुआ था, किसने बनाया था, ये इंपॉर्टेंट है। और अब बात करते हैं NSIL, ये भी इंपॉर्टेंट है, जनरली ये भी पूछा गया है। BAI वगैरह तो ये सारे नेट के लेवल, नेट वगैरह में पूछा गया, पर ये जो MMPI है तो ये अभी नेक्स्ट जो TGT का पिछला प्रीवियस एग्जाम हुआ था तो इसमें पूछा गया था, TGT या PGT में पूछा गया था किसी एक में MMPI का फुल फॉर्म क्या है। तो MSIL का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है मैस्लो सिक्योरिटी इन सिक्योरिटी इन्वेंट्री, जिसको 1945 में मैस्लो ने बनाया था। ये जो टेस्ट है ये गाँव के लोगों के ऊपर किया गया था, जो टेस्ट है ये गाँव के लोगों पर बनाया गया था। अगला हमारा है कैटल 16 पर्सनालिटी फैक्टर जो इन्वेंट्री है, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। तो कैटल ने 16 पर्सनालिटी फैक्टर इन्वेंट्री 1949 में दिया था, जिनका पूरा नाम है रेमंड कैटल। इन्होंने 164 स्टेटमेंट दिया था, इसके बारे में लोगों ने बात कर लिया है। लेकिन याद रखिएगा कभी कभी पूछता है 16 पर्सनालिटी थ्योरी किसने दी है, तो हमारे कैटल ने दी है। अब बात करते हैं हमारे MPI के बारे में। तो MPI क्या है, इसका है मोड्सले पर्सनालिटी इन्वेंट्री, जिसको कि 1959 में आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनायर के रूप में बनाया गया था। इसमें इसे इन्होंने EPO भी कहा है, क्या कहा है, EPO भी कहा है, बोला जाता है। क्वेश्चन आएगा EPO किसे बोला जाता है, तो EPO
मॉड्यूलर पर्सनालिटी इन्वेंटरी को कहा जाता है, जिसे आइजेंक ने बनाया है। और आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनर भी इसे कहा जाता है, जो कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पे काम किया था इन्होंने, और न्यूरोटिज्म पे भी काम किया था। क्वेश्चन आएगा कि किस पे काम किया है, तो एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और न्यूरोटिज्म पे काम किया है। 1959 में आइजेंक ने बनाया था, इसको पर्सनालिटी क्वेश्चनर के आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनर भी कहते हैं, या EPQ भी कहते हैं, सॉरी EPQ कहते हैं। क्वेश्चन आएगा EPQ किसे कहते हैं, तो मॉड्यूलर पर्सनालिटी इन्वेंटरी को EPQ कहते हैं। अगला हमारा जो है, जैसे कि आपको पता है हम लोग लास्ट में 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो 10 क्वेश्चन क्या है आपके लिए आप देख सकते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन है आपके एग्जाम इसी साइकोलॉजी से लिए गए हैं, तो सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो रोस्टर परीक्षा में कार्ड कितने होते हैं, ये इंक ब्लॉक टेस्ट है, अभी इसके बारे में लोग आगे थ्योरी में डिस्कशन करेंगे, पर आप लोगों ने पढ़ा होगा जरूरी है। अगर कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गेस करिए कितने होते हैं। जो रोस्टर परीक्षा होता है, एक टेस्ट होता है रोस्टर, तो उसमें कुछ कार्ड लिए जाते हैं, वो कार्ड कितने होते हैं इसके बारे में बताना है। ऑप्शन आपके सामने 8 कार्ड होते हैं, 10 होते हैं, 12 होते हैं, 15 होते हैं। तो कितने कार्ड होते हैं आपके पास, होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो इसका आंसर जो है उसमें 10 कार्ड होते हैं हमारे, कितने होते हैं, 10 होते हैं। दूसरा है हमारा कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्न नाम से जाना जाता है। जो कोहलर ने सिद्धांत दिया था अधिगम का, वो और किस नाम से जाना जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पुनर्बल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अनुक्रिया का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। तो आप होप आप सभी ने गेस कर लिया होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। जी हाँ, कोहलर का जो अधिगम का सिद्धांत है उसे अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तीसरा हमारे क्लासिक अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया है। जी हाँ, क्लासिक अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया है, पावलोव ने दिया है, कोहलर ने दिया है, थार्नाडाइक ने दिया है, स्किनर ने दिया है। क्वेश्चन बहुत अच्छे आपके लिए चूज करके लाए, जो कि बहुत ही हाई लेवल के हैं, अच्छे से स्टडी जो कर रहा है वही दे सकते हैं इसके आंसर। तो क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया है, हमारे पावलोव ने, कोहलर ने, थार्नाडाइक ने, स्किनर ने किसने दिया है। होप आपने गेस कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा पावलोव ने जो है क्लासिक अनुबंध का सिद्धांत दिया है। ठीक है, किसने दिया है, पावलोव ने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कोहलर द्वारा प्रयोग किसके ऊपर किया गया है। क्वेश्चन जनरली बहुत बार आता है कि कोहलर ने किस पे प्रयोग किया है, थार्नाडाइक ने किस पे प्रयोग किया है, और बड़े कंफ्यूज लोग हो जाते हैं इसमें, पर कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, किसी ट्रिक से करिएगा, किसी के भी माध्यम से जिसमें आप सुटेबल हो उसमें उसको बना के उससे तैयार करिएगा तो याद रहेगा। तो कोहलर ने किस पे जो है प्रयोग किया था, चिंपैंजी पे, कुत्ते पे, गधे पे, बंदर पे, किस पे किया था। तो सभी को पता होगा कोहलर ने चिंपैंजी पे किया था। चिंपैंजी को उसमें पिंजड़े में बंद कर दिया था, और कुछ बनाने जो थे ऊपर टांग दिए थे, उसमें कुछ बॉक्स वगैरह रख दिया था, तो उसको देखना था उस कैसे वो तोड़ता है, कैसे उस केले तक पहुंचता है ऊपर तक। तो ऐसा इन्होंने किया था। अभी हम लोग जब बात करेंगे तो इसके बारे में पूरा डीपली डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बालकों में गामक विकास के दौरान बालकों के द्वारा सीखने वाला प्रथम कौशल कौन होता है। जी हाँ, एक बच्चा होता है, जब वो उसका गामक विकास मतलब होता है तो वो सबसे पहले क्या सीखता है, बैठना, उठना, खड़े रहना, चलना, सीखना, दौड़ना, भागना। तो ये बहुत ईजी है, आप इस टाइप के क्वेश्चन हमारे साइकोलॉजी में आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैठना उठना, क्योंकि बच्चा सबसे पहले बैठना उठना ही सीखता है, भागेगा तो नहीं तुरंत ही। तो इसका राइट आंसर क्या है, बैठना उठना सबसे पहले सीखता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। जी हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। बालक का जो मेंटल जो स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ है, वो किस पर निर्भर करता है, विद्यालय पे, परिवार पर, समुदाय पे, या सभी पे। तो आपने गेस कर लिया होगा, इसका जो राइट आंसर है डी है, उपरोक्त सभी पर डिपेंड करता है। किस पे, सभी पे। तो जो ये विद्यालय पे भी करता है, परिवार पे भी करता है, समुदाय पे भी करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी, डी इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एक बालक का शीघ्र ही आवेशयुक्त हो जाना, भड़क उठना, उत्तेजित हो जाना। तो ये जो सारी क्वालिटीज होती है इनको हम लोग क्या कहेंगे, इनको क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है क्रोध प्रेरित व्यवहार, ऑप्शन बी है संवेगात्मक व्यवहार, ऑप्शन सी है मानवीय व्यवहार, ऑप्शन डी है किशोर उचित व्यवहार। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, गेस कर लीजिए, आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी है, संवेगात्मक व्यवहार। क्या है, संवेगात्मक व्यवहार। क्यों, क्योंकि अपने मन से उसका जो संवेग होता है, उसका जो इमोशंस होते हैं वो सारे होते हैं ना, कैसा इमोशन है, वो गुस्सा कर रहा है, भड़क रहा है, क्या है, तो ये हमारा संवेगात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का जो है विकास का क्या अर्थ है। जो हमारा विकास है, डेवलपमेंट है, उसका क्या अर्थ है। ऑप्शन है आवृत्ति में परिवर्तन, रूप में परिवर्तन, शारीरिक संरचना में परिवर्तन, या इनमें से सभी, ये सारे हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए आप,
होप आपने गेस कर लिया होगा। जो विकास का जो अर्थ है वो उपर्युक्त सभी है। आवृत्ति में भी परिवर्तन होता है, रूप में भी परिवर्तन होता है, शारीरिक संरचना में भी परिवर्तन होता है। तो ये इसका ऑप्शन डी इज राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, युंग के अनुसार, जी हाँ हमने युंग के बारे में पढ़ाया था, युंग की थ्योरी क्या थी, युंग ने क्या बताया था। तो युंग के अनुसार जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं उनकी पहचान संभव नहीं है। तो युंग के अनुसार क्या कहा गया है, अंतर्मुखी व्यक्ति की पहचान संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है, ऑप्शन क्या है आपके सामने देख लीजिए। उसके वाचाल होने से, उसके कम बोलने से, उसके तीखा बोलने से, उसके अंतःक्रिया में दबाव ग्रहण करने से। कैसे मतलब कह सकते हैं कि ये युंग के अनुसार, युंग के जो राइटर है हमारे, कि उनके अनुसार अंतर्मुखी व्यक्ति की पहचान संभव नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 राइट है। उसके कम से कम बोलने से। अंतर्मुखी व्यक्ति क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, कम बोलता है, सामाजिक नहीं होता है, अकेले रहना पसंद करता है, अपने में ही खोया रहता है, मतलब एक्सट्रोवर्ट नहीं होता है, इंट्रोवर्ट होता है। बाहर जो बाहिरमुखी होते हैं वो बाहरी दुनिया में बोलना चालना ये सारी चीज़ें आती हैं, पर जो अंतर्मुखी होता है उसे कम बोलने से हम लोग लगा सकते हैं कि ये अंतर्मुखी व्यक्ति की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यक्तिगत भेदों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। तो वातावरण है। जो व्यक्तिगत भेद होते हैं उसका जो उत्पत्ति का मुख्य कारक क्या है पूछा गया है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन, आप समझ गए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, जो व्यक्तिगत भेद होते हैं वो हमारे वंशानुक्रम और वातावरण होते हैं। तो ये आई होप आप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी डाउट है, कुछ क्यूरीज है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।